हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उनके काफी सारी प्रॉपर्टीज, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात कर ली थी। फिर कुछ जैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स जो है हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। चलिए देख लीजिए, साथ में एक बार जरा क्विक रिविजन आप कर लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसको हम आगे बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए तो ये आप देख लीजिए एक बार। चलिए तो हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, जहां पर हमने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि उनका साइज स्मॉल होता है। दूसरी चीज, उन पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हाई होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां पर जो डी ऑर्बिटल है वो वैकेंट अवेलेबल होता है। इस वजह से ये जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है ये लीगेंड्स के साथ एसोसिएट होकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। और बाकी इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आपको आ जाना चाहिए। फिर हमने बात की कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कैटालिटिक एक्टिविटी पे अपने लेक्चर को एंड किया था। तो कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। और हमने प्रीवियस चैप्टर में भी कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं। अब वो पॉजिटिव तरीके से भी कर सकते हैं, नेगेटिव तरीके से भी कर सकते हैं। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं तो वो रिएक्शन का रेट क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, स्पीड अप कर लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर लेते हैं, है ना। इस तरीके से अपना पाथ चेंज करके रिएक्शन के रेट को वो चेंज करते हैं, या हम कहते हैं स्पीड अप कर लेते हैं। और जो इनहिबिटर होते हैं, जिनको नेगेटिव कैटलिस्ट भी कहा जाता है, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं बहुत ज्यादा। बढ़ाने का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन बहुत लॉन्ग हो जाती है, टाइम टेकिंग हो जाती है। ठीक है, वैसे तो हमने इसके बाद जो है अपना जो प्रीवियस चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ा है, तो वहां पर हमने इसके बारे में बात की थी, कैटलिस्ट के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने बात की कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर रहा है। ये हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चे, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट हम जिन्हें कहते हैं, वो क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे निकल है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है। ठीक है, पैलेडियम है, ये सारे ही क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखी, तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन H2 और जो ये मेटल कैटलिस्ट जैसे कि निकल है, प्लैटिनम है, इनके प्रेजेंस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हेबर्स प्रोसेस की हमने बात की, हेबर्स प्रोसेस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जहां पर N2 और H2 आयरन और मॉलिबेट या मॉलिबेडिनम को लेकर के जो मेटल्स हैं, इनसे क्या बनाते हैं, अमोनिया का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो किससे हो रहा है ये हो रहा है बच्चों मेटल से, है ना। मेटल क्या है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। अब ये होता कैसे कैसे है, जो ये मेटल है, मेटल के सरफेस पर जो रिएक्टिव गैस होती है वो आती है। ठीक है, उसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बना देता है, उसके साथ ये रिएक्ट करता है। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। सरफेस पर ये रिएक्ट करेगा ताकि रिएक्शन क्या हो, आगे कैरी फॉरवर्ड हो। इतना समझ में आया। चलिए इतना पहले आप नोट कर लीजिए, जो हमने पढ़ लिया था इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हो क्या रहा है कि ये जो मेटल है ये क्या कर रहा है, द मेटल absorb the reactant gases। जो भी रिएक्टेंट गैसेस, यहाँ पे H2 की बात हो रही है, रिएक्टेंट गैसेस ओवर
इट्स सरफेस, ठीक है। तो अपने सरफेस पर ये क्या करता है, जो रिएक्टेंट गैस है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। रिएक्टेंट गैस को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या बना रहा है, जो रिएक्शन होने के लिए क्या दे रहा है यहाँ पे, सरफेस एरिया बना रहा है, ठीक है। सरफेस एंड प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन पूरा लिख लेते हैं, ऐसे वैसे आपको समझ में आना चाहिए, फॉर द रिएक्शन टू अकर, ठीक है। द मेटल एब्जॉर्ब द रिएक्टेंट गैसेस ओवर इट्स सरफेस, एंड प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन टू अकर। और क्या करते हैं ये, देखो ना, हमने अभी क्या पढ़ा, अभी रिएक्शन में क्या पढ़ा, H2 और ये निकल, ये प्लैटिनम है, ये क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो H2 गैस है बच्चों, ये क्या होगी, इस मेटल के सरफेस पर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। जिस वजह से ये क्या प्रोवाइड करेगी, सरफेस एरिया उसे देगी कि आगे रिएक्शन जो है वो आगे अकर हो, ठीक है, आगे रिएक्शन हो, ठीक है। अकर की स्पेलिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलो इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट तो करते हैं, किस वजह से एक्ट करते हैं, दो यहाँ पर मेन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जो हमने बात की थी कि ना कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, तो वो आपको नोट करना है, द कैटालिटिक एक्टिविटी इज, यहाँ पर द एक्टिविटी इज ड्यू टू, तो यहाँ पर जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो किस वजह से है, किस वजह से, ड्यू टू, सबसे पहला है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा है वेकेंट डी ऑर्बिटल, और वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पर कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिख दिए, एक तो इनमें क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दूसरी चीज वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रोसेस कैसे हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है कि मेटल के सरफेस पर ये जो हमारे क्या है, रिएक्टेंट गैसेस है, वो क्या करेगी, इस पर एब्जॉर्ब होगी, जिस वजह से ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा आगे रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है। चलिए इतना समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, आपको ध्यान रखना है कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में। चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या है, जैसे आपने कोई लैटिस स्ट्रक्चर देखा है, जो इनका लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे आयरन या क्रोमियम की लैटिस स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है, लैटिस ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की लैटिस के बारे में बात करें।
क्रोमियम की लैटिस के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी लैटिस होती है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये जो बीच में जो खाली स्पेस है, ठीक है, ये जो खाली स्पेस है, इसी स्पेस को क्या कहा जाता है? ये वाला जो खाली स्पेस है इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, या वॉइड कह सकते हैं हम। अब इन वॉइड्स में या इन स्पेस में जब कोई स्मॉलर एटम आता है, स्मॉलर एटम यानी कि जैसे कार्बन आ गया सब में, जैसे कि स्मॉलर एटम यानी जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, या बोरॉन है, ठीक है। तो ये सभी जब आ जाते हैं इसकी इंटरस्टिशियल साइट पर, तब ये बनाते हैं इंटरस्टिशियल। अब इनके आने से क्या हो रहा है? ये तो मेटल है, ठीक है, डक्टाइल भी होते हैं मेटल, हमें पता है, ठीक है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, सारी चीजें हमें पता है, ब्रिटल हार्ड होते हैं, ये भी हमें पता है। अब क्या होता है, यहाँ पर कार्बन के आने से या कोई जो स्मॉलर एटम है इनके आने से क्या होता है कि जो इसकी डक्टाइलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। पहले डक्टाइलिटी ज्यादा होती है, अब डक्टाइलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है? डक्टाइलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो मेटल्स है उनको पीट करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, थिन वायर बना दी जाती है। जैसे हम बात करें तो 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड की अगर हम बात करें, 1 ग्राम गोल्ड से लगभग बच्चों 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, ठीक है। ये तो खैर हम क्लास 9, 10, 11 में हमें पता रहता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की डक्टाइलिटी, डक्टाइल प्रॉपर्टी, डक्टाइलिटी। अब क्या है, ये क्या करते हैं, मेटल को और ज्यादा हार्ड बना देते हैं, ठीक है। क्या बना देते हैं? और ज्यादा हार्ड, जिस वजह से इनकी हार्डनेस बढ़ती है, ब्रिटलनेस बढ़ती है। अब हार्डनेस के बढ़ने से क्या होगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। बात की थी हमने डक्टाइलिटी की, तो पहले डक्टाइलिटी इनकी ज्यादा होती थी, लेकिन इंटरस्टिशियल साइट पर ये जो स्मॉलर आइटम है इनके आने से क्या हो जाते हैं, ये डक्टाइलिटी इनकी कम हो जाती है, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट अभी हम नोट करेंगे, उससे पहले आपको ये स्ट्रक्चर बना लेना है, फिर इसके साथ साथ ही हम पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है। पहले इतना लिखिए। जैसे बच्चों डक्टाइलिटी समझ में आ गई, नोट करने की जरूरत नहीं है ये वाला। इंटरस्टिशियल साइट बोल लेते हैं, तो बोल लो। साइट बोल लेते हैं या वॉइड बोल लेते हैं, ठीक, जो भी बात है। तो हुआ क्या, ये जो स्मॉलर एटम है ये किस में ट्रैप हो गया? इसके वॉइड में ट्रैप हो गए, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाएगा। जैसे हम यहाँ पर क्रोमियम की बात कर रहे हैं, क्रोमियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रोमियम की बात करें, इसका जब हम कार्बन डालते हैं तो ये क्या बनाता है? कार्बाइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बाइड बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमियम कार्बाइड यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। आयरन डाल सकते हैं, आयरन के साथ कुछ और बनाएगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं व्हेन स्मॉलर एटम, ऐसे लिख सकते हैं हम, व्हेन स्मॉलर एटम एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बोरोन get trapped in interstitial void, then the compound forms are known as interstitial compounds. इंटरस्टिशियल, उन कंपाउंड को क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? अब ये करता क्या है, यानी कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ये जो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स में। वॉइड समझ रहे हैं ना, ये जो स्पेस की बात हमने की थी,
जैसे मान लेते हैं ये आयरन का है, चलो क्रोमियम का ही मान लो, जबकि क्रोमियम हमने पढ़ा है, ठीक है। तो क्या क्या कहा हमने, ये जो स्पेस है ये क्या है, वॉइड है। कैसा वॉइड, इंटरस्टिशियल। जब इसमें कार्बन जैसा कंपाउंड आ गया तो इसने कार्बाइड बना दिया। ठीक, चलो अब कार्बन जैसा कंपाउंड आ गया, जो क्या करेगा, इसकी जो हार्डनेस है, हार्डनेस को बढ़ा देगा, इसकी जो डक्टाइलिटी है उसको कम कर देगा, ब्रिटलनेस को बढ़ा देगा, और इम्पॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि ये क्या करेगा, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है उसको भी बढ़ा देगा, यानी कि ये मेटल को पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इतनी बात समझ में आई, ये पॉइंट समझ में आया जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। कैसे कैसे जो है इंटरस्टिशियल वॉइड होते हैं, उनके स्पेस में ये जो स्मॉलर एटम है, स्मॉलर साइज के एटम है, कैसे कैसे ये ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। चलिए तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में, वहां पर हम और भी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।